नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार दिन प्रतिदिन रोड शो करती नजर आ रही है, जन प्रचार करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत सियासी पकड़ रखने वाले राजा भैया ने जब अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप किसी भी पार्टी का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऐसे में प्रतापगढ़ में हुई रैली में अखिलेश यादव की रैली में राजा भैया ने के समर्थकों ने यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थन में झंडे लहराए। उस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग हमसे नाराज थे अब वो भी साथ आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का देश की सत्ता से सूखड़ा साफ होना तय हो चुका है। अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रही। बताओ, आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? हम आप सबसे अपील करने आए हैं, अपने सभी प्रतापगढ़ के साथियों से अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। ये आखिरी में इसका समर सॉल्ट था, ये जो आखिरी में मारा इसका समर सॉल्ट था। इसलिए प्रतापगढ़ के अपने सभी साथियों से मैं निवेदन करने आया हूं, बताओ इस चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान बताओ, आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। और अभी तो जब मैं आया मंच पे, दिल्ली वाले भी आए थे, उनकी जनता नहीं थी, इसी मैदान में आए थे, सुनने में आ रहा है। वो बाद में सोच रहे होंगे कि कहां चले गए, यहां की जनता तो बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव करोगे आप लोग। हम ये गिन लें कि ये सीट जीतने जा रहे हैं। इस बार तो छठवां सातवां चरण पूरा भारतीय जनता पार्टी को सफाया करता हुआ जा रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए धोखा तो नहीं खाओगे आप लोग। अब इन पे कोई रास्ता नहीं बचा है। अब इन पे रास्ता है कि किसी को मना लो, किसी को कुछ कर दो, कुछ कर दो, ये भी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए ये वोट की चोरी करते हुए, याद है आपको? नहीं याद है? बताओ, मणिपुर में इन्होंने महिलाओं को अपमानित किया कि नहीं किया? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर बूथ पर आपको जाने से रोके, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं कि अगर बूथ पे आपको रोके तो रुक जाओगे आप पूरा वोट डालोगे? पूरा वोट डालना है आपको इस बार। सुना आपने अखिलेश यादव को। ऐसे में कहीं ना कहीं राजा भैया कितना इम्पैक्ट डालेंगे और पूर्वांचल की राजनीति जहां पर योगी आदित्यनाथ के गढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, उस पर यहां समाजवादी पार्टी क्या मजबूत हो पाएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं पूर्वांचल की राजनीति को, राजा भैया की अखिलेश यादव के साथ मौजूदगी, समर्थन देने को, और योगी आदित्यनाथ का गढ़ होने के बावजूद भी ये लड़ाई कितनी मुश्किल नजर आती है? जी बिल्कुल, बहुत अहम बात मुझे लगता है कि दिनेश आपने यहाँ पर उठाई है। और आपने जिस बयान का यहाँ पर जिक्र किया राजा भैया के, जिसमें वो कहते नजर आए थे कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल रहूंगा और अपने समर्थकों से कहना चाहूंगा कि वे जिस ओर चाहे उस ओर जा सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ कहीं ना कहीं तमाम दर्शकों के सामने उस बात को या उस घटनाक्रम को आगे रखना चाहूंगा कि जब ये रुख अपना राजा भैया ने साफ किया था दिनेश, उससे पहले उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जब तक अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात नहीं हुई थी
तब तक कयास लगाए जा रहे थे कि वो जिस प्रकार से राज्य की विधानसभा में गठबंधन में बीजेपी के साथ है, उसी तरह से वो लोकसभा में भी बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन मुलाकात करके लौटते ही कहते हैं कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, ना सपा ना बसपा और या किसी अन्य दल के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को आजादी देता हूं। उसके बाद प्रतापगढ़ के अखिलेश की रैली में अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते जो उनके कार्यकर्ता नजर आते हैं। इसके अलावा दृश्य जब सामने आते हैं कि यहाँ पर मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में या कहीं मिर्जापुर जिले के अंदर जो उनकी पार्टी का जो संगठन है, जो जिले स्तर पर नेता है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, वो सपा दफ्तर पहुंच जाते हैं और मुलाकात करते हैं, समर्थन दे देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूर्वांचल में अगर केवल हम घोसी को ध्यान में रखकर बात करें, जहाँ दिनेश 7वें चरण में मतदान है, वहां यहाँ पर ओपी राजभर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। घोसी में भी ओपी राजभर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बार बार अपने आप को राजनीति में एक अवसरवादी नेता बताते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सत्ता के साथ रहेंगे तो इलाके का विकास हो पाएगा और सत्ता से दूर बैठे रहेंगे तो ऐसे में तमाम जो विकास कार्य हैं उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से अक्षय इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लगातार लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं। आखिरकार उनका कहना है कि किसानों और नौजवानों की नाराजगी इस कदर है कि आज प्रदेश का किसान और नौजवान योगी सरकार के खिलाफ खड़ा वोट डालने को। या ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो पिछले दिनों हमने देखी कि जब पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित कर पाएगी और क्या 400 सीटें जीतने का जो सपना यहाँ पर बीजेपी सजोए हुए हैं उसमें सफलता हासिल हो पाएगी? दिनेश, आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, मुझे लगता है इन मुद्दों से बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का कारण बना था किसान आंदोलन 2020 का जो मध्य वक्त था, जब मुझे जहन में आता है कि किसान दिल्ली आकर के डटे थे और उसमें हरियाणा के किसान थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान थे और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ने वाला था, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 9 दिसंबर को जब 9 दिसंबर 2021 को जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर ऐलान किया कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेती है, तो 2 महीने बाद ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने तो नजर थी उत्तर प्रदेश में, जहां 37 सालों से कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आया था या कहीं लगातार दोबारा चुनकर नहीं आया था और बीजेपी वहां भी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। और उस वक्त माना जा रहा था कि पश्चिम में जिस प्रकार से आरएलडी सपा के साथ थी, पूर्वांचल में सुबह सपा यहाँ सपा के साथ थी, इसके अलावा अपना दल कमेरावादी सपा के साथ थी, कुल मिलाकर अखिलेश यादव का जो गठजोड़ क्षेत्रीय दलों के साथ था वो भाजपा की चिंताएं बढ़ा रहा था। इसका मजबूत आधार बना था किसान आंदोलन। खुद राकेश टिकैत ने जनता से गुहार लगाई थी कि ऐसी सरकार को अब वोट न देकर के ऐसे दल को सरकार को उखाड़ फेंकना है। उसके बाद भी बीजेपी 270 से ज्यादा सीटें लाकर के प्रदेश में अकेली बहुमत पाने में कामयाब रही। और जिक्र आपने अब यहाँ पर किया कि जो पेपर लीक का मामला आया, इसके अलावा कई और जो मामले उठे, क्या वो यहाँ पर मजबूत आधार बनेंगे एंटी इनकम्बेंसी का? तो इस बात में मुझे बिल्कुल यहाँ दो राय नजर आती है दिनेश। एक पक्ष यहाँ पर कहा जा सकता है कि हाँ, ये मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ जाकर के विपक्ष को मजबूती और बीजेपी को नुकसान लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहुंचा सकते हैं। और दूसरा जो पक्ष है या दूसरी जो राय है यहाँ पर जो मेरी खुद की लगती है वो यही कि भाजपा को यहाँ अब उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान इन मुद्दों से तो शायद नहीं होने वाला। अक्षय, आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आखिरी चरण के मतदान में कितना प्रभावी मुद्दा साबित होगा? देखिए दिनेश, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक दौर रहा है, 90 का वो दशक था और मुझे तारीख भी यहाँ जहन में आती है, 26 सितंबर की वो तारीख थी साल 1990 की, जब लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ रथ लेकर के निकले थे गुजरात से और लक्ष्य साधा उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक। हालांकि लालू यादव का वो शासनकाल था, बिहार में बीच में उन्हें रथ रोक लिया गया था, बिहार में गिरफ्तारी हुई थी और 24 अक्टूबर की वो तारीख थी 1990 की, जहां उनके रथ को रोक करके यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस वक्त जो तमाम चीजें हुई थी, चाहे उसके बाद यहाँ पर बाबरी विध्वंस हो या अयोध्या में 30 अक्टूबर और उसके बाद 2 नवंबर को 1990 में जो मुलायम सरकार में यूपी में गोलीकांड हुआ था कार सेवकों का, जो तमाम वे मुद्दे थे, उन्होंने राम मंदिर के चलते या राम मंदिर के माध्यम से बीजेपी को बड़ा समर्थन दिया जरूर था, लेकिन वो मुद्दा जाकर के कुछ यहाँ पर चांस जरूर पड़ा। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका है जिसने राम मंदिर को देख करके भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर किया है,
क्योंकि बीजेपी आप देखेंगे दिनेश यहाँ पर लंबे वक्त से कहती आई कि राम मंदिर हम जरूर बनवाएंगे, और आप देखिए यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, शिलान्यास हो चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बीजेपी को राम मंदिर से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ फायदा जरूर होता दिख रहा है। बिल्कुल, राम मंदिर पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा केंद्र बिंदु का यहाँ पर कहीं ना कहीं उदाहरण बन सकता है। और योगी आदित्यनाथ का गढ़ होने के कारण बार बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को मुखर तरीके से उठा रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की काट निकालने के लिए राम मंदिर को प्रभावी तरीके से उठाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिर में 13 जो लोकसभा की सीटें बची हुई हैं, जिन पर 1 जून को मतदान होने वाला है, वहां पर विपक्ष की क्या परिस्थिति रहती है और क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश को मजबूत किले के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ा पाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज पर।